Hello students, welcome back once again to your online video classes bachcho. So today is 25th of May and we are back with the new class of standard 11 mathematics. The name of the chapter is relation and function. तो हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारे रिलेशन एंड फंक्शन. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 में. तो अगर आप लोग नहीं देखे और चैनल में न्यू हो तो नीचे में बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो. जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोगों को पता है. और जितना जल्दी मिल रहा है तो उतना जल्दी आप लोग क्लासेस को अटेंड करके जब भी जो कुछ भी वीडियो पोस्ट हो रहा है आप लोग जल्दी से जाकर उसको चेक कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, रिवीजन आप लोग का बहुत ही स्मूथली चले. ठीक है, तो अगर आप लोग 3 कंटेंट नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जाके पहले उसको चेक करो. फंक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, डोमेन क्या बोलते हैं, रेंज इसको बोलते हैं, सब कुछ जानने के बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करोगे तो ज़्यादा क्लियरली आप लोग समझ पाओगे. ठीक है, तो आज का वाला जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 4 में हम उसमें फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितना टाइप का फंक्शन रहता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे हम डिफाइन करते हैं और पर्टिकुलर कौन सा वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू डिफाइन होता है, सब कुछ के बारे में आज पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे और पूरा लास्ट तक आप लोग नोट डाउन करते रहना क्योंकि हर एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिवीजन के टाइम के लिए. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्लास को पूरा अच्छे से अटेंड करो. ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास में. ओके बच्चों, आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फंक्शन. हमने फंक्शन के बारे में बच्चों बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था. फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है. ठीक है, हम कैसे एक सेट से और एक सेट को फंक्शन को डिफाइन करते थे, क्या कंडीशन रहने से वो फंक्शन डिफाइन होता था, क्या कंडीशन रहने से वो फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये सब हमने पढ़ा था बच्चों. तो अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन विथ इट्स ग्राफ. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होने वाला है बच्चों, जहाँ पे कि हम बहुत सारा टाइप का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, उसका रेस्पेक्टिव ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. सो आई होप सबको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन. और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ अच्छा, ठीक है. तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ये होने वाला है, कॉन्सेप्ट होने वाला है. तो पहला जो बच्चों फंक्शन निकल के आ रहा है, हम पॉइंट वाइज जाते हैं. तो पहला जो निकल के आ रहा है दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन. दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, हम पॉइंट वाइज जाएंगे. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग देखना इसको कैसे हम क्या प्रूव कर रहे हैं और कहाँ पे कैसे प्रूव करने से कैसे मतलब वो कैसे उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका रेस्पेक्टिव ग्राफ क्या होता है वो हम चेक करेंगे. ठीक है ना. तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों. तो पहला फंक्शन जो हमारा निकल के आ रहा है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है, जिसमें कि आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो लेट f इज फ्रॉम R to R रियल नंबर टू रियल नंबर सेट है. ओके बच्चों, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं देखते हैं. लेट f बी ए फंक्शन, जैसे कि हम डिनोट करते हैं फंक्शन को फ्रॉम R to R हम डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर तक हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन को. सच दैट हमारा जो f ऑफ x, आइडेंटिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, सेम आइडेंटिकल हम बोल सकते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R is called an identity function. तो ध्यान से देखेंगे कि अगर ऐसा एक फंक्शन जो कि हमारा f ऑफ x इक्वल टू एक्स का रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू, f ऑफ x इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है ना, जो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों वो हमको वही सेम वैल्यू रिटर्न करेगा. f ऑफ x पुट किए, x पुट किए तो मुझे x रिटर्न करेगा. तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो वैल्यू अगर हमको रिटर्न कर रहा है तो दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी बच्चों क्या, आइडेंटिटी रिलेशन. डन. तो हमेशा याद रखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन का, आइडेंटिटी फंक्शन सॉरी, हाँ फंक्शन. तो हमेशा याद रखेंगे जो उसका डोमेन होता है
डोमेन ऑफ फंक्शन एफ और रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो डोमेन रेंज उसका क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो डोमेन जो होता है उसका है, डोमेन का मतलब बच्चों क्या होता है, जो हमारा ऑल पॉसिबल इनपुट्स हम बोल सकते हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट्स जो हम पुट कर पाते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो वो हो गया आप लोगों का पर्टिकुलर इनपुट्स, मतलब ऑल पॉसिबल इनपुट्स हम बोल सकते हैं, हम आर डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स के जगह में, और हमको आउटपुट भी अगर कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हमको कुछ भी वैल्यू मिल सकता है। तो आर का अगर देखो नहीं मिलेगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर हम आर पुट के सब कुछ मुझे आर में मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डोमेन भी कितना होगा बच्चों, आर ही होगा, और हमारा रेंज भी कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, आर ही होगा, और कोडोमेन तो आर ही होगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें कि जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसका रेस्पेक्टिव मुझे वही वैल्यू मुझे देगा। सपोज मान लो हम 1 पुट कर रहे हैं तो मुझे 1 ही रिटर्न करेगा, अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ मुझे 5 ही रिटर्न करेगा, अगर मैं 7 पुट कर रहा हूँ तो मुझे वो 7 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा आप लोग को उसका ग्राफ डिफाइन करके दिखाओ, तो उसका ग्राफ बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसका, अगर हम उसका ग्राफ को डिफाइन करेंगे तो कैसे ग्राफ हो रहा है चेक करते हैं। छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। वाई वाई डैश ये हो गया आपका ओ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि एफ ऑफ 0, तो अगर बच्चों 0 पुट करेंगे तो कितना देगा, 0 देगा। अगर एफ ऑफ 1 लूँगा तो कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। एफ ऑफ 2 लूँगा तो मुझे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। एफ ऑफ -1 लूँगा तो कितना दे रहा है, -1 देगा। जो वैल्यू पुट करेंगे उसी का वैल्यू देगा। एफ ऑफ -2 पुट करने से भी कितना दे रहा है, -2 दे रहा है। वैसे जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे उसी का रेस्पेक्टिव वैल्यू मुझे देता जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज बच्चों मिल रहा है, देखो मतलब यहाँ पे x कितना हो गया 0, y कितना हो गया 0, कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। यहाँ पे 1 1 कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ पे इतना 2, मतलब पहला है x का 2, y का, ये x होता है ये y होता है ना, f of x इक्वल टू y के फॉर्मेट में रहता है। -1 पुट करेंगे तो भी मुझे कितना देगा, -1 -2 पुट करेंगे तो कितना देगा, -2 तो ये सारा पॉइंट्स को मुझे कहाँ पे शो करना है, ग्राफ में शो करना है। तो पहले देखो 0 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये मिडिल में। फिर 1 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 2 1 2 1 2 कर दूँ। -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा वो पॉइंट्स को अगर आप लोग ज्वाइन कर दोगे, ध्यान से देखो, तो ये जो आ गया आप लोग का f of x इक्वल टू x का ग्राफ आ गया। डन। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दैट आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो f of x इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि पास करेगा ओरिजिन देके, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सब x जो r को बिलोंग्स करेगा उसका रेस्पेक्टिव ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ उसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, ठीक है। हर एक फंक्शन के लिए उसका अलग अलग ग्राफ है। तो पहले हम पॉइंट वाइज जाएंगे। पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन का देख लिया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। पहले ये पॉइंट हमने क्यों लिया, क्योंकि एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को पॉइंट्स चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमारा फंक्शंस को लेके हमने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, वो कोऑर्डिनेट्स को लेके वहां पे पुट करके हमने उसका ग्राफ को डिनोट कर दिया, जो कि ऐसा ग्राफ मुझे मिला जो कि हमेशा ओरिजिन देके पास करेगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 ही निकलेगा, तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन का पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमेशा ओरिजिन देके पास करेगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 माइनस में लेंगे तो -1 -1 -2 -2 -3 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अभी आते हैं सेकंड हमारा जो फंक्शन निकल के आ रहा है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी constant function. Point number 2, that is said to be your constant function. अच्छा, अभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है उसको चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट बच्चों, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा मुझे, ठीक है। तो इट मे बी एनी कांस्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर कांस्टेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते, सो इट मे बी एनी कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, लेट, अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, लेट सी बी एनी कांस्टेंट। अगर सी एक एनी कांस्टेंट या फिर रियल नंबर हो रहा है, कोई चीज़ है रियल नंबर, हाँ, आर में मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो लेट सी बी एनी कांस्टेंट दैट इज आर, देन द फंक्शन
देन f such that from r to r, यहाँ पे भी हम रियल नंबर से रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। सो f such that from r to r such that f of x इक्वल टू c, वहाँ पे f of x इक्वल टू बच्चों कितना होता था, x होता था, बट यहाँ पे कितना होगा, f of x इक्वल टू c फॉर ऑल x belongs to r, फॉर ऑल बच्चों कितना, x belongs to r is called a constant function, is called a constant function। Is that clear बच्चों? ये आप लोगों का सिंपल सा तरीका हो गया। कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारा जो फंक्शन है वो एक f of x इक्वल टू c के फॉर्मेट में है और वो कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाएगा, जबकि वो ऑल x बिलोंग्स टू r होना चाहिए और फंक्शन का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, f of x इक्वल टू c के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी हम वो उस टाइप का फंक्शंस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, जबकि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होना चाहिए, r से r तक डिफाइन होना चाहिए। आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें कि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमारा डोमेन जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, डोमेन मतलब क्या वैल्यू, ऑल पॉसिबल इनपुट्स अगर हम पूछेंगे आपको, तो डोमेन जब हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ f, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज ऑफ f। तो डोमेन और रेंज ऑफ f कितना कितना होगा, आप लोग थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। तो डोमेन जो होगा बच्चों, ऑल पॉसिबल इनपुट, तो x के जगह में हम क्या इनपुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं r में, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन मतलब वैल्यू नहीं है जो कि डिफाइन नहीं होगा। ऐसा कोई अगर वैल्यू मिल जा रहा है जिसमें कि डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब के लिए हम डिफाइन कर पा रहे हैं, मतलब हम एनी x को पुट कर सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा है ना, तो एनी x को हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट रेंज कितना मिलेगा बताओ, देखो रेंज कितना मिलेगा, जितना भी पुट करेंगे वो मुझे कितना वैल्यू रिटर्न करेगा, c ही देगा, मतलब 1 भी पुट करेंगे तो c देगा, 2 भी पुट करेंगे तो c देगा, 5 भी पुट करेंगे तो c देगा, 100 भी पुट करेंगे तो c ही दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसका मतलब क्या हो जा रहा है ना, वो मुझे एक ही वैल्यू देगा, दैट इज c, और वो एक वैल्यू के फॉर्मेट में, वो सेट के फॉर्मेट में नहीं है, वो एक वैल्यू के फॉर्मेट में है, तो दैट वाइज c, तो उसको सेट के फॉर्मेट में अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे रखेंगे, c को हमको ब्रैकेट देके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसको सेट में रिप्रेजेंट करना है, ऑन दैट इज वाई रेंज ऑफ f विल बी पॉइंट c ओनली, वेयर c is any constant, ठीक है। so that is all about your domain and range of what कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं बच्चों प्रीफर करूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को डोमेन रेंज क्या है पता नहीं है अभी तक, तो आप लोगों को समझने में बहुत सारा कंफ्यूजन लग सकता है, तो आई प्रीफर कि पहले आप लोग लेक्चर नंबर 3 को देखो, जहाँ पे कि डोमेन और रेंज को हमने डिफाइन किया है बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में डोमेन रेंज होता क्या है, तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी से आप लोग उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग डोमेन रेंज नहीं देखे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो, तो पहले मैं प्रीफर करूंगा आप लोगों को डोमेन रेंज देख के आओ, तभी जाके ये वाला समझने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स लेते हैं और उसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो लेट यहाँ पे क्या करते हैं ना, लेट यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो पॉइंट है ना, c नहीं लेके हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा हमको f of x को डिफाइन करने के लिए। तो मान लो हमने f of x ले लिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट, क्योंकि c कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, उसके c के लिए हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो f of x इक्वल टू 2 ले जा रहा हूँ और f of x इक्वल टू -2 ले जा रहा हूँ, तो दोनों को हम दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले अगर f of x इक्वल टू 2 लेंगे, तो देखो अगर मैं f of 1 भी पुट करूँ तो मुझे 2 देगा, f of 2 भी पुट करूँ तो मुझे कितना देगा, 2 देगा, f of -1 भी पुट करूँ तो कितना देगा, 2 देगा, f of 0 भी पुट करूँ तो कितना देगा, 2 ही देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और -2 का अगर डिफाइन करेंगे तो f of कुछ भी पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो मुझे -2 देगा, f of 2 पुट करूँगा तो भी मुझे -2 देगा, f of -1 पुट करूँगा तो भी मुझे -2 देगा, और f of 0 पुट करूँगा तो भी मुझे कितना दे रहा है, -2 दे रहा है, क्योंकि ये f of x 2 में डिफाइन हुआ था, तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करो वो मुझे 2 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ x का वैल्यू नहीं है जो हम x के जगह में वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब f of x में जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसी के अनुसार हमको वो आउटपुट देगा। तो f of x इक्वल टू 2 देगा, f of 2 भी 2 देगा, f of -1 भी 2 देगा, f of 0 भी 2 देगा। वैसे f of x इक्वल टू -2 में अगर डिफाइन करेंगे तो f of 1 मुझे कितना देगा, -2 देगा, f of 2 मुझे कितना देगा, -2 देगा, f of -1 भी पुट करेंगे तो -2 देगा, f of 0 भी पुट करेंगे तो -2 ही देगा, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स बच्चों। इसको अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे साइड में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप लोग देखो और समझो कि कैसे हो रही है।
देखो समझना कॉन्सेप्ट को क्लियर होना है। आप लोग ग्राफ थोड़ा छोटा हो बड़ा हो वो डिपेंड नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करता। ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो कौन कौन डिफाइन हुआ है। 1 2 1 2 पहले यहाँ पे हुआ, फिर 2 2 2 2 यहाँ पे, फिर -1 2 -1 2 यहाँ पे, फिर 0 में भी 2 यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन फॉर्म आ रहा है बच्चों। तो ऐसा जब हम लाइन फॉर्म करेंगे, जब उसको हम खींचेंगे तो ऐसा जाएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। देखो सारा पॉइंट, अब अगर 3 भी लेंगे तो 2 निकलेगा, -3 भी लेंगे तो 2 ही निकलेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन के लिए, ये वाला को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा जो फंक्शन है f (x) = 2 का ग्राफ है। f (x) = 2, ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है, ठीक है। अभी नीचे वाला ग्राफ के लिए डिफाइन करते हैं। तो 1 में -2 1 -2 यहाँ पे, फिर 2 -2 2 -2 यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये x है ये y है, यहाँ से मुझे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमने पॉइंट लिखा था ना, यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, समझ लेना। x y 1 -2 2 -2 -1 -2 0 -2 ऐसा करके, हाँ। तो 1 -2 आ गया, 1 -2, फिर 2 -2 2 -2, -1 का भी -2 इधर, -2 0 का भी -2 इधर। अगर -2 भी लेते तो -2 ही निकलता, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा मुझे, देखो दिख रहा है कि नहीं। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ f (x) = ये किसका ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, f (x) = -2। तो ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा ना, x एक्सिस को पैरेलल होके वो चलेगा। अगर प्लस में होगा तो ऊपर में होगा, अगर माइनस में होगा तो नीचे में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और हमेशा इसका जो डोमेन होता है कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इसके केस में अगर मैं इसका डोमेन पूछूंगा आप लोगों को, देखो इसका केस में अगर मैं डोमेन पूछूंगा तो डोमेन होगा R, ठीक है। बट रेंज जब पूछूंगा ये वाला पर्टिकुलर ये वाला के लिए, तो रेंज होगा इसका 2। क्यों बताओ, क्योंकि ये हमको 2 रिटर्न कर रहा है। बट इसके केस में अगर डोमेन पूछेंगे तो डोमेन तो R ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट इसी के केस में अगर रेंज में पूछूं आप लोगों को तो ये कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि ये वाला के लिए कांस्टेंट कितना था, -2 था। बस आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए डोमेन R, रेंज 2, और सेकंड वाले के लिए डोमेन R बट रेंज हो गया बच्चों आप लोगों का कितना, -2। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग अगर समझोगे तो बहुत ही इजीली आप लोग समझ पाओगे। अगर आप लोग डोमेन रेंज क्लियर नहीं हो तो समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले प्रीफर किया आप लोगों को कि अगर आप लोग डोमेन रेंज क्लियर नहीं हो तो पहले आप लोग अच्छे से क्या देख लो, उसका वीडियो देख लो, लेक्चर 3 जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर योर आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन विथ इट्स ग्राफ एंड विथ इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो ऐसा करके, अच्छा अगर मैं पूछूं आप लोगों को इसमें कोडोमेन कितना होगा, तो कोडोमेन R ही होगा, क्योंकि R से R को डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो इसका कोडोमेन अगर मैं ये कोडोमेन भी डिफाइन कर लेते हैं, क्यों उसको छोड़ेंगे। डोमेन रेंज अगर लिख रहे हैं तो कोडोमेन भी लिख देते हैं इसका। सो इसका कोडोमेन जो होगा वो हमारा कितना होगा बच्चों, R ही होगा, ठीक है। और इसका कोडोमेन भी कितना होगा, R ही होगा, क्योंकि जो सेकेंड सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है ऑब्वियसली। सो कोडोमेन इसके केस में भी कितना होगा, R ही होगा, ठीक है बच्चों। सो वो भी याद रखना हमेशा आप लोग। यहाँ पे R हो रहा है और यहाँ पे इसका डोमेन R, और कोडोमेन कितना हो रहा है, R हो रहा है, ठीक है। So this is all about your domain and codomain and range about your identity and constant function. I hope बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। देन नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से कॉपी में, क्योंकि रिवीजन के टाइम में एंड 12th के टाइम में बच्चों, 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग के 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, बहुत ही जानना जरूरी है। दैट्स वाई अभी से अगर जान लेंगे तो तब इतना प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर लिखना हो गया बच्चों, देन पॉज द वीडियो, और जितना भी अगर छोड़ दियो उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारा थर्ड वाला जो था। अभी तक हमने आइडेंटिटी फंक्शन एंड हमारा कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। 3 नंबर जो है हमारा, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में हम बस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना टाइप का फंक्शंस रहता है और उसका जो डोमेन होता है
उसका जो रेंज होता है वो सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसका ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारा जो थर्ड टाइप है, दैट इज सेड टू बी, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, उसका कैसा क्या डोमेन रहता है, कैसा क्या रेंज रहता है, हमको देखना पड़ेगा पहले। तो पहले उसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं। ए फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में रहे, ठीक है, ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n, ऐसे फॉर्मेट में रहता है, where n is the non-negative integer, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जो a0 a1 डॉट 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 a1 an है वो R से बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इसको, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an उसको हम बोलेंगे क्या, ये जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन को हम बोलते हैं बच्चों क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, जहाँ पे कि n जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एंड a0 से जो an तक है वो r को बिलोंग्स करना चाहिए, तभी जाके उस टाइप का फंक्शन को जो ऐसे फॉर्मेट पे रहेगा उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलेंगे। तो बहुत सारा टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शंस रह सकता है, लाइक कुछ भी ले लो, एक कांस्टेंट विथ सम वेरिएबल, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक कांस्टेंट होगा इनटू वेरिएबल होगा, ठीक है, और वेरिएबल का जो पावर है दैट मस्ट बी ए होल नंबर, ऐसे करके भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब कांस्टेंट के फॉर्म, ये हमारा किसके फॉर्मेट में रह गया, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट रह गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। कांस्टेंट एक रहना चाहिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, वेरिएबल है कुछ भी रहना चाहिए, और उसका जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, होल नंबर ही होता है ना, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो जीरो से काउंट करेंगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक काउंट करेंगे तो इट विल बिकम नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर बच्चों, आई होप इतना तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स उसका लिखेंगे, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, कुछ भी जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में रह गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड योर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है ना बच्चों। सो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इसमें क्या है ना, अलग अलग टाइप का फंक्शंस हम ले सकते हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली उसका डोमेन और रेंज भी डिफर करेगा। डोमेन तो हमारा डिफर नहीं करेगा क्योंकि x के जगह में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन तो वो हमेशा r ही रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन उसका रेंज चेंज हो सकता है, उसका जो रेंज होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। चेंज हो सकता है मतलब क्या हो सकता है, क्या निकलने का चांसेस है, या फिर रेंज भी हमारा r ही रहेगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम पर्टिकुलर कुछ अलग अलग फंक्शंस ले जाते हैं और चेक करते हैं कि उसका डोमेन और रेंज कितना निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर के मतलब फंक्शंस के लिए उसका पर्टिकुलर ग्राफ होगा और पर्टिकुलर उसका डोमेन और रेंज हो सकता है। पहले मैं ले रहा हूँ
फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूँ फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। दोनों ही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम चेक करते हैं क्या दोनों का ही ग्राफ सेम रहेगा या फिर दोनों का ग्राफ अलग रहेगा, डोमेन या रेंज क्या निकल रहा है, हम चेक करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। एक लिखा मैंने डेरिवेटिव फंक्शन इज एक्स स्क्वायर और एक का लिखा फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, तो दोनों अलग अलग फंक्शन है बट दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दोनों का चेक करते हैं डोमेन रेंज कितना निकलता है और उसका ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर जो हो गया वो हमने आर से आर तक डिफाइन किया है। दोनों को ही मैंने आर से आर तक डिफाइन किया है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया है। इसको भी मैंने क्या किया है बच्चों, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया है, ठीक है। बट जब हम इसका डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ डोमेन ऑफ एफ कितना होगा बच्चों, आर होगा, क्योंकि डोमेन ऑल द पॉसिबल इनपुट में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स के जगह में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो मुझे उसका वैल्यू देगा। बट रेंज जब होगा, ध्यान से देखो, रेंज ऑफ एफ जब अब बच्चों हम निकालेंगे तो क्या वो आर ही होगा, ध्यान से सोचो, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं वो मुझे पॉजिटिव दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एफ ऑफ 1 मैंने पुट किया वो मुझे 1 दिया, एफ ऑफ 0 मैंने पुट किया वो मुझे 0 दिया, एफ ऑफ -1 जो भी मैंने पुट किया वो मुझे वो 1 दे रहा है, एफ ऑफ -2 पुट कर रहा हूँ मुझे 4 दे रहा है, और एफ ऑफ 2 भी पुट कर रहा हूँ तो मुझे 4 ही दे रहा है। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो भी वैल्यू हम पुट करें, पुट तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट्स वाई डोमेन इज आर, ठीक है। बट रेंज में क्या वो डोमेन आर रहेगा, क्योंकि देखो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आने का चांसेस नहीं है कभी भी, क्योंकि सिंस इट इज ए स्क्वायर फंक्शन सो ऑब्वियसली उसका रेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। 0 आ सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ सकता है, बट उस 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो जब हम उसका डोमेन लिखेंगे बच्चों तो डोमेन कितना हो जाएगा बताओ, 0 टू इन्फिनिटी। उसका जो डोमेन हो जाएगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 में क्लोज्ड, इन्फिनिटी में ओपन, ठीक है। 0 क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, और नेगेटिव हमारा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज वाई। और को डोमेन अगर हम करेंगे, को डोमेन इक्वल टू आर ही होगा, क्योंकि आर सेट हमने लिया था तो डोमेन आर हुआ, को डोमेन भी आर हुआ। बट रेंज जब सेट हमने निकाला उसका तो रेंज सेट के जगह में कितना हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। ये सब बात याद रखेंगे, क्योंकि जब हम कुछ भी कर रहे हैं उसका डोमेन रेंज बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो डोमेन हो गया सर आर, क्योंकि डोमेन मतलब ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आउटपुट क्या निकल रहा है वो हमको रेंज में लिखना पड़ेगा, और आउटपुट हमने देखा सिंस इट इज ए स्क्वायर फंक्शन देन ऑब्वियसली स्क्वायर फंक्शन में कभी भी उसका क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। जिसको भी करो, तुम पॉजिटिव का करो भी तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा, दैट्स वाई नेगेटिव आने का चांसेस नहीं है टोटल। तो मिनिमम हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0 हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, दैट्स वाई द रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी। और को डोमेन तो ऑब्वियसली आर ही रहेगा। तो इसका अगर बच्चों मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ आप लोगों को, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 0 0 1 1, -1 लेने से -1, 2 लेने से 4 आ रहा है, -2 लेने से भी 4 ही आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव में आने का चांसेस नहीं है। तो जब हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो जब हम उसको ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे टाइप का आ जाएगा, यू टाइप का आ जाएगा, ऐसे टाइप का आ जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ यू टाइप का आ जाएगा, वी नहीं होगा। वी कब होगा, वी जब होगा, जब हम वी कब करेंगे, मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ेंगे हम देखेंगे। बट ये क्या है ना, जितना हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, जितना हम इधर में जा रहे हैं उतना वो बढ़ता जा रहा है, स्क्वायर बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, -5 का करेंगे तो -20, तो ऐसे पूरा चलता रहेगा, ठीक है ना। और नेगेटिव में वो कभी भी नहीं आएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स जब एक्स स्क्वायर था उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया कि यू शेप का आ गया ग्राफ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज हमने उसको डिफाइन किया तो हमने देखा कि वो यू शेप का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम अभी बच्चों एक्स क्यूब में आएंगे
तो उसका डोमेन कितना होगा बताओ। जब हम एक्स क्यूब का डोमेन निकाल रहे हैं तो डोमेन में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यू विल बी आर, तो डोमेन उसका आर हो जाएगा। बट रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, मतलब उसका ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यू क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। हम चेक करते हैं सी डी ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, चेक करेंगे वैल्यू पुट करके कि कौन सा वैल्यू आ रहा है, आउटपुट वैल्यू कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ अगर 0 में पुट किया तो 0 का क्यूब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ ऑफ 1 जब पुट करेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 का क्यूब 1। एफ ऑफ 2 जब पुट कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बट जब हम एफ ऑफ -1 पुट कर रहे हैं उसका क्यूब कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 1 आ रहा है। एफ ऑफ -2 पुट कर रहे हैं उसका क्यूब कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 8 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि जब 0, 1, 2 पॉजिटिव वैल्यू में जा रहे हैं तो उसका पॉजिटिव में ही निकल रहा है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8। जब नेगेटिव में जा रहे हैं हम -1 का -1 निकल रहा है, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 माइनस का प्लस और एक माइनस का माइनस, तो नेगेटिव ऑफ 1। एफ ऑफ -2 जब करेंगे तो -2 इंटू -2 -4 इंटू -2 जब करेंगे माइनस ऑफ 8 आ रहा है। ठीक है, तो जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो उसका डोमेन हो गया आर। तो उसका अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे उसी के अनुसार, पॉइंट्स के अनुसार, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, देखो जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना ग्राफ को, अगर मैं पॉइंट्स कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 0, 0 पॉइंट यहाँ पे, फिर 1 का कितना बचो, 1 का 1 ही आ रहा है, 1 का 1 इधर। ठीक है, फिर 2 जब करेंगे पूरा 8 आ गया। 8 मतलब कहाँ, इधर एक आ गया, ये पूरा ऊपर में। -1 का कितना, -1, -1 और -2 का कितना बचो, -8 चलता रहेगा। वैसे 3 का करेंगे तो 27 निकलेगा, यहाँ पे कहीं पे निकलेगा। और -2 का करेंगे तो -3 का करेंगे तो -27 कहीं पे, यहाँ पे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो जब बच्चों हम इसको ज्वाइन करेंगे तो उसका जो शेप आ रहा है, देखो ऐसा यू फॉर्म होना चाहिए था, ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, बट ये नेगेटिव में आ गया तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये चलता रहेगा। चेक कर लो, समझे। तो u का जैसे हमारा x स्क्वायर का जैसे देखो ये u शेप का हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, ऐसे करके इसको कंबाइन कर रहे थे। बट जब हम x क्यूब में आएंगे तो वो ऐसा आया, बट यहाँ से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई, क्योंकि नेगेटिव जब हम यहाँ पे नेगेटिव जाने से पॉजिटिव आ रहा था, बट यहाँ पे जब नेगेटिव से जा रहे और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव का नेगेटिव ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के लिए ऐसे आएगा, फिर नेगेटिव के लिए नीचे चला जाएगा। तो उसका जो शेप होगा ऐसे चलता जाएगा, नीचे में और वैल्यू नहीं दिखाई हुआ आप लोगों को, तो ऐसे करके चलता जाएगा। तो ऐसे करके जब चलता जाएगा तो उसी के अनुसार हमको क्या मिलता जाएगा, उसका रेंज मिलता जाएगा। तो उसका रेंज ऑब्वियसली देखो पॉजिटिव में भी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव में आ रहा था, तो रेंज हमारा 0 to इन्फिनिटी हो रहा था। बट इसका रेंज क्या होगा ना, इसका रेंज आर ही होगा, क्योंकि कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं, वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में आ सकते हैं, 0 भी आ रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन तो नहीं कर सकते। तो ऑल आर विल बी द रेंज, और कोडोमेन भी कितना होगा, आर ही होगा, क्योंकि कोडोमेन तो हमारा सेकंड सेट होता है, हमने आर से आर डिफाइन किया था, तो ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। बस रेंज का ढूंढने का प्रोसेस हमको चेक करना पड़ता है हमेशा हर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अलग अलग 2 पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, और अलग अलग फंक्शन का देखो डोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों का अलग अलग। डोमेन कोडोमेन तो आर से आर हमने डिफाइन किया था, वो तो सेम रहा, बट रेंज देखो पहले जब हम एक्स स्क्वायर वाला किया उसका रेंज 0 to इन्फिनिटी हुआ, क्योंकि वो स्क्वायर में था तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमको देगा। बट जब हम एक्स क्यूब में आए तो उसका रेंज आर हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है और 0 भी दे रहा है। दैट्स वाई उसका जो डोमेन हो गया, उसका जो रेंज हो गया वो आर हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अलग अलग फंक्शंस वी कैन डिफाइन अवर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन एज वेल एज इट्स ग्राफ। तो ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। वहाँ से हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो उसको अगर हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से ग्राफ में तो विल गेट द ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ आप लोग यूज कर सकते हो। आई होप बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन भी सबका क्लियर हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अगर लिखना मतलब समझ गए तो पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। अभी देखो बच्चों फोर्थ वाला फंक्शन में आता है, जो फोर्थ वाला फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। रेशनल फंक्शन, तो ये रेशनल फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर के बारे में आप लोग सुना होगा, रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है,
where p and q are integers and p is not equal to 0। वैसे रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, थोड़ा लिखते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। एफ ऑफ एक्स रेशनल नंबर जैसे रहता है वैसे ही फॉर्मेट में एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर f of x and g of x are both polynomial function, are both polynomial function, जो हमने पढ़ा जस्ट उसके आगे, ठीक है। are both क्या बच्चों, polynomial function। और g of x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। देखो पूरा हमारा रेशनल नंबर अगर आप लोग पढ़े होगे उसी से डिफाइन हो रहा है। जैसे हमने रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहे थे, p बाई क्यू फॉर्म में होता है जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही ऐसा टाइप का फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अनदर फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे कि दोनों ही फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा इससे पहले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो नीचे वाला जी ऑफ एक्स होना चाहिए दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया ऑब्वियसली इट इज़ नॉट डिफाइंड, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ जो फंक्शंस रहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस का, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, बस वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शंस जहाँ पे कि आप लोगों का ऊपर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे में भी मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। So those type of functions are said to be rational functions, ठीक है बच्चों। So those type of functions are said to be rational function, ठीक है। तो इसका जो डोमेन एंड रेंज है, क्योंकि पर्टिकुलरली ये वाला फंक्शंस के लिए जो डोमेन रेंज डिफाइन होगा वो अलग फंक्शंस के लिए ऑब्वियसली अलग ही होगा, बट ये इसका जो रेशनल फंक्शंस का जो स्पेशल टाइप का डोमेन एंड रेंज रहता है, इसके लिए मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा लेक्चर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ ए रेशनल फंक्शन, हाउ टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ ए रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो वो वाला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि जो क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है उसका हम रेंज एंड डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज एंड डोमेन जो हम निकालते हैं किसका, हमारा रेशनल फंक्शन का। सो विल डिस्कस इन अवर लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो ये तो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 5 जब आएगा जिसमें कि हम पूरा एक उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जिसमें कि हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ ए रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप लोग जान लो कि रेशनल फंक्शन ऐसा एक फंक्शन रहता है जहाँ पे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड नीचे वाला जो होना चाहिए जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बस दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ए रेशनल फंक्शन और उसका जो रेंज डोमेन रहेगा वो हम डिफाइन करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है। तो तब जब वो आएगा वीडियो उसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी आते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी जो 3 फंक्शंस आने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से चेक करो और देखो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले जो फंक्शंस आता है वो होता है आप लोगों का मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके, आप लोग देखो उसको और डिफाइन करो। 5 नंबर वाला जो है वो हो रहा है द मॉडुलस। और ये जो अभी हम 3 फंक्शन पढ़ने वाले मॉडुलस, सिग्नम एंड ग्रेटर इंटीजर, ये तीनों ही एंट्रांस बेसिस के लिए या फिर आप लोगों के कॉम्पिटिटिव बेसिस के लिए या फिर आप लोगों के बोर्ड बेसिस के लिए, तीनों के लिए ही वो तीनों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो उसको इसीलिए ध्यान से देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा भी ना रहे, ठीक है।
तो मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मोड जो हमने सीखा है स्कूल के टाइम में, वही मोड को कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन के केस में, तो उसको हम जानेंगे। तो देखो फिर अभी कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। देखो मैं पहले उसका लिख लेता हूँ, एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर, एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर where f of x equal to mod x, f of x equal to mod x for each x belongs to r। सब x जो होना चाहिए, किससे बिलोंग्स करना चाहिए बच्चों, r से बिलोंग्स करना चाहिए, and it is defined by, and it is डिफाइंड बाय, उसको लिखते तो है मोड एक्स में, डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 वैल्यूज का निकलता है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से चेक कर लो, ये होता है उसका कॉन्सेप्ट मॉडुलस फंक्शन का। तो उसको तो हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है, और वो आर टू आर डिफाइन होता है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। और डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि जब एक्स लेस देन 0 होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है उसका वैल्यू कितना देता है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स देता है। जब एक्स का वैल्यू 0 होता है उसका वैल्यू वो 0 देता है। और जब एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन एफ ऑफ एक्स विल बी गिवन बाय ओनली एक्स, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ एक्स। डन बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। देखो अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ तुम लोगों को कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसका डोमेन रेंज क्या होना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से देखो। अभी मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उसको थोड़ा जस्टिफाई करो। तो फॉर एग्जांपल हमारा एफ ऑफ एक्स कितना है, फिर मोड एक्स है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है। तो अगर मैं बोलूँ आप लोग को एफ ऑफ -1, तो कितना होगा, -1 का मोड, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मोड भी नेगेटिव होता है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मैं ये तीनों क्यों लिखा, आप लोगों को दिखाने के लिए। कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे रहता है कि सर आपने यहाँ पे लिखा कि जब x इज लेस देन 0 वो -x होना चाहिए, तो आपने पॉजिटिव ऑफ 1 क्यों लिखा, वो तो -1 होना चाहिए था। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव निकलता है, 0 का 0 निकलता है। हमको स्कूल टाइम में ऐसा बोला गया था कि कुछ भी बच्चा, कुछ भी आप लोग अगर मोड ले रहे हो, किसी भी वैल्यू का अगर आप लोग मोड ले रहे हो, लाइक -1 का मोड, तो वो भी 1 होता है, पॉजिटिव 1 का भी मोड 1 होता है, और नॉर्मली -4 का मोड भी 4 होगा, 4 का मोड भी 4 होगा। ये हम लोग को स्कूल टाइम में बताया गया था। लेकिन क्यों ऐसा हमारे फंक्शन के तरीके में हमको डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि तब हमारा ऐसा नहीं था। बट अभी तो हमको सीखना पड़ेगा। तो अभी हमको कन्फ्यूजन हो गया, ये वाला जब तक हमने ये वाला सीखा था कि कुछ भी वैल्यू का मोड पॉजिटिव होता है, तब तक हमारा माइंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट जब हमने ये वाला डेफिनेशन देख लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 -x आ रहा है, 0 और ये दोनों का हमका क्लियर है, बट नेगेटिव के लिए नेगेटिव कैसे आ रहा है, तब तो ये -1 होना चाहिए था, तब तो ये -4 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ऑब्वियसली अराइज होगा, किसी को भी अराइज होगा, सर ये कैसे -1 हुआ और ये कैसे +1 हुआ और ये कैसे +4 हुआ। तो मैं उसको अभी डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे वो -1 और कैसे वो -4 नहीं हुआ और 1/4 क्यों हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, समझो बात को, समझो कैसे नेगेटिव का पॉजिटिव निकल रहा है, कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं हम। अगर देखो बच्चों, हमको क्या बोला, अगर मैं x इक्वल टू 1 लिया, सेकंड केस ले रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 है, तीनों कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए उसका वैल्यू कितना है, x देता है, तो जो वैल्यू लिया वही देगा। तो f ऑफ जब हम 1 पुट करते हैं तो मुझे कितना वैल्यू रिटर्न करता है, वही सेम वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज 1। सो दैट्स वाई एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि 1 का मोड जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, ये वाला सबका क्लियर। अभी 0 लेके देखते हैं, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जो होता है वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर x इज इक्वल टू 0। अभी जब हम f ऑफ 0 ले रहे हैं, f ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 0 ले रहे हैं, तो मुझे देखो जब x इक्वल टू 0 है, फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 देता है, तो डायरेक्टली इसको 0 लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई हमको पता है कि 0 का मोड भी कितना होता है, 0 होता है। बट अगर जब हम x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, ध्यान से देखो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, -1 जो कि हमको पढ़ना है,
तो माइनस वन मतलब ऑब्वियसली एक्स इज लेस देन जीरो, तो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, तो वो क्या बोला है बच्चों, देखो ध्यान से कि जब एक्स इज लेस देन जीरो वो कितना देता है, जितना एक्स हमने लिया है उसका नेगेटिव देता है, जितना हमने एक्स लिया उसका नेगेटिव, ना कि नेगेटिव नंबर बस लिखना होता है, ना कि हम बस माइनस वन लिखेंगे, जितना हमने एक्स लिया है उसका नेगेटिव। तो हमने एक्स बच्चों कितना लिया है, माइनस वन लिया है, नॉट वन। अगर वन लेते तो माइनस वन होता, उसको बोलते हैं आप लोग, बट हमने एक्स को माइनस वन लिया है, तो हमको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वन हमको रिटर्न करेगा क्योंकि हमने एक्स माइनस वन लिया। So that's why it will become positive of 1 and that is why we can write minus 1 ka mode is 1. Is that clear? So that is the concept why we are writing that f of minus 1 mode of minus 1 is also 1, mode of 0 is so 0 and mode of 1 is equal to 1. ठीक है, अभी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम पॉजिटिव का भी पॉजिटिव लिखते हैं और नेगेटिव का भी पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिव ऑफ एक्स लिख रहे हैं हम अकॉर्डिंगली दैट वैल्यू, अगर नेगेटिव है मतलब माइनस फोर ले रहे हैं, मतलब एक्स हमारा माइनस फोर है तो उसका वैल्यू मुझे माइनस ऑफ एक्स देगा, मतलब माइनस ऑफ माइनस फोर देगा, दैट विल बिकम 4 हो जाता है। अगर मैं माइनस 10 ले रहा हूँ तो एक्स मेरा माइनस 10 है, तो एक्स मेरा माइनस 10 है तो नेगेटिव ऑफ माइनस 10 देगा, तो नेगेटिव ऑफ माइनस 10 विल बिकम पॉजिटिव ऑफ 10, दैट्स व्हाई माइनस 10 का मोड भी पॉजिटिव ऑफ 10 निकलता है। तो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट, क्यों, जैसे कि हम उसका पॉजिटिव का भी पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव निकलता है और जीरो का तो जीरो ही निकलता है। ठीक है, तो इससे बच्चों को क्या एक कंक्लूजन मिल रहा है, देखो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि जब हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, ध्यान से देखो, डोमेन का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो जब हम ऑल पॉसिबल इनपुट्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑल इनपुट्स में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू r तो हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं उसका मोड निकालने के लिए, तो एक डोमेन हो जाएगा r। बट जब हम रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग खुद से चेक करो, ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस एक्स मतलब नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, मतलब माइनस वन का मोड भी प्लस वन, प्लस वन का मोड भी प्लस वन, माइनस टू का मोड भी प्लस टू, टू का मोड भी प्लस टू। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या कभी मोड नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में सोचो थोड़ा आप लोग, कभी क्या मोड नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो नेगेटिव में आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो हमेशा क्या चलेगा, वो हमारा पॉजिटिव में ही चलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, जीरो, सो जीरो टू इन्फिनिटी, डन। क्यों नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मोड का हम, जैसे स्क्वायर फंक्शन का सोचो, स्क्वायर फंक्शन का रेंज कितना होता है, जीरो टू इन्फिनिटी होता था ना, क्यों, क्योंकि हमारा किसी का भी स्क्वायर जब लेंगे हम उसका नेगेटिव नहीं निकलेगा, किसी का भी जब हम स्क्वायर लेंगे वो नेगेटिव में नहीं निकलेगा, दैट्स व्हाई उसका रेंज जो होता था जीरो टू इन्फिनिटी होता था। वैसे नेगेटिव नंबर मॉडुलस फंक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर को अगर आप लोग मॉडुलस फंक्शन में डाल लो तो उसका आउटपुट हमेशा जीरो या फिर उससे ग्रेटर ही निकलेगा, लेस कभी भी नहीं निकलेगा। तो जीरो और उससे ग्रेटर निकलेगा मतलब उसका रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, फिर जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा उसका रेंज, डन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर व्हाट, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बच्चों, अभी अगर मैं ग्राफ में आऊँ उसका, तो ग्राफ में अगर आऊँ तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा क्यों ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे इरेज करके इसका ग्राफ यहीं पे बना देता हूँ ताकि ज़्यादा हम स्पेस ना ले। तो आई होप इतना तक सबका क्लियर डोमेन रेंज का। अगर हो गया है देन पॉज द वीडियो और जितना लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर मैं अभी आप लोग को ग्राफ समझाता हूँ कि ग्राफ कैसे हो रहा है। ठीक है, उसका ग्राफ देखो, जैसे मैंने बोला था एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता था वो यू शेप में होता था, ठीक है ना। बट इसका जो ग्राफ होगा ध्यान से देखेंगे, अगर देखो मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कि एफ ऑफ 1 लिया, 1 का भी 1 निकला, माइनस 1 का भी कितना निकला बच्चों, 1 निकला। एफ ऑफ 0 का तो 0 ही निकलेगा। एफ ऑफ 2 का कितना निकला, पॉजिटिव 2। एफ ऑफ नेगेटिव 2 भी लेंगे तो उसका मोड भी कितना निकलेगा, पॉजिटिव 2। जैसे कि हमको पता कि हमेशा मुझे वो पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करेगा, उसका पॉजिटिव नंबर। तो उसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर ऐसे उसका ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना। पॉइंट्स पहले मार्क कर देते हैं। देखो 0 का 0, 1 2 1 2 1 2 1 2, मैं नाम नहीं लिखा बस समझा रहा हूँ आप लोगों को। 0 का 0, 1 का पॉजिटिव 1 का पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 का भी पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 का भी पॉजिटिव 3, नेगेटिव -1 का कितना, पॉजिटिव ऑफ 1, नेगेटिव 2 का कितना, पॉजिटिव ऑफ 2, नेगेटिव 3 का कितना, पॉजिटिव ऑफ 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, रेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। देखो चेक कर लो, 1 1 2 2 3 3 4 4, -1
1 माइनस 2 2 माइनस 3 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में, बट स्क्वायर वाला फंक्शन में क्या होता था, वो ऐसे यू शेप में जाता था, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला में, क्योंकि उसका वैल्यू जितना हम इंक्रीज करते हैं उतना बड़ा होते जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है ना, जितना वैल्यू लेंगे वही वैल्यू देगा ना, 1 लेंगे तो 1 देगा, 5 लेंगे तो 5 देगा, 7 लेंगे तो 7 देगा। तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेगा, जो कि आके कहाँ पे मीट करेंगे, 0 में मीट करेंगे, और ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। सो दिस इज योर वी शेप्ड ग्राफ, क्लियर। सो फॉर द मॉडुलस फंक्शन the domain will be R, the range will be 0 to infinity, and the graph will be like this V graph. Okay, done बच्चों। so this is all about your modulus function। और ये वाला फंक्शन और ये वाला डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि नेगेटिव के लिए -x देगा, नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, -x मतलब नेगेटिव ऑफ दैट, -5 ले रहे तो -5 का नेगेटिव और -5 दैट विल बिकम +5। दैट इज वाई हर नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव निकलेगा ही, और 0 का 0 निकलेगा। डन बच्चों। So that is the graph of the modulus function, this is the domain range, and that is the concept of your modulus function। I hope कि सबको क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है आप लोगों को modulus function को समझने के लिए, ठीक है। सो अगर बच्चों समझ गए हो बहुत ही अच्छे से, देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हमारा 6th and 7th जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तीनों फंक्शन, बाकी फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट ये तीनों जो लास्ट फंक्शन, तीनों मतलब मॉडुलस इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया, और अभी सिग्नम फंक्शन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिस्कस करेंगे, ये लास्ट 3 फंक्शन आप लोगों को 12 तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। 12 के उसके बाद वाले अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दोगे या फिर कोई भी एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, कोई भी एंट्रांस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और 12th में इसका एप्लीकेशन बहुत सारे यूज होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे मॉडुलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर नहीं हो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब पढ़ोगे वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन का जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कौन सा फंक्शन। मॉडुलस आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। मॉडुलस के बारे में हमने सुना भी था, हमारा मोड के बारे में, बट ये सिग्नम और ग्रेटेस्ट में हमारे लिए थोड़ा नया है, इसलिए तो थोड़ा सा उसको देखो क्या हो रहा है और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो द फंक्शन एफ फ्रॉम R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, हम हमेशा एक फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। सच दैट हमारा क्या कैसे डिफाइन होता है वो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स में डिफाइन होता है। तो मोड एक्स बाई एक्स में डिफाइन होता है मतलब माइनस एक्स बाई एक्स when x is less than 0, माइनस, मैं एक बार में ही लिख दूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन, माइनस एक्स बाई एक्स, जस्ट मैं एक साथ ही यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। माइनस एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, प्लस एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0। तो मतलब क्या हो गया बच्चों इसका, कि हम जब सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मेट रहता है वो मोड एक्स बाई एक्स के फॉर्मेट में रहता है। सिग्नम फंक्शन होता है वो हमेशा मोड एक्स बाई एक्स के फॉर्मेट में रहता है, और उसका मोड एक्स बाई एक्स को जब हम एक्सपांड कर देते हैं तो हमको पता है एक्स लेस देन 0 के लिए मोड कितना है, मोडुलस एक्स कितना होता है, -x, तो -x बाई एक्स, so that will become -1। तो when x is less than equal to 0, less than equal to 0, less than 0, only less than 0, so then the function will become -1। when x is greater than 0, function will give 1, and when it equal to 0, then function will give 0, ठीक है। so that is the concept कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता था वहाँ पे क्या होता था ना, लेस देन 0 के लिए -x होता था, ग्रेटर देन 0 के लिए +x होता था, 0 के लिए 0 होता था। बस सिग्नम फंक्शन में द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे -x होता था, यहाँ पे -1 और 1 होगा। जब x इज लेस देन 0 विल गेट -1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव के लिए 1 और 0 के लिए 0, मीन्स नेगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए 1 एंड 0 के लिए 0। सिंपल सी बात, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर सिग्नम फंक्शन। तो दोनों ही पूरा सेम दिखता है, बस वहाँ पे -x और x रहता है मॉडुलस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में यहाँ पे -1 एंड 1 रहता है। बस इतना ही काफ़ी है एक मॉडुलस सिग्नम फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अभी अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि कुछ वैल्यू लिख के बताऊँ और मुझे बताओ आप लोग कि कितना हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
कुछ फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एफ ऑफ कुछ भी ले सकते हैं हम, एफ ऑफ 5 में लिया, ठीक है, एफ ऑफ 0 मैंने लिया, एफ ऑफ -1 मैंने लिया, एफ ऑफ 2 हमने लिया, एफ ऑफ 3 हमने लिया, -3 हमने लिया, तो इसका वैल्यूज़ कितना हो रहा है मुझे बताओ। ऑब्वियसली एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 5 नहीं होगा, मॉडुलस में 5 होता था, सेम, बट अगर पॉजिटिव है तो 1 लगा दो, नेगेटिव है तो -1 लगा दो, 0 के लिए 0 तो 0 के लिए 0, ये -1 है तो -1, 2 है तो पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव है मतलब -1। तो देखो हमने क्या क्या वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट्स क्या हो रहा है बच्चों, कुछ भी पुट कर पा रहे हैं, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और हमारा डोमेन के लिए, तो डोमेन विल ऑल्सो बिकम आर, क्योंकि कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम हर कोई वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट बच्चों जब ध्यान से देखो, जब हम रेंज डिफाइन करेंगे तो क्या होगा बताओ ना, देखो ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड ऑल नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पूरा 0 तक -1 देगा, 0 से लेके ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक वो 1 दे रहा है, और 0 के लिए 0 दे रहा है। तो ऑब्वियसली 3 ही वैल्यू मुझे डिफाइन हो सकता है, आइदर 1 आ सकता है, क्योंकि कितना भी बड़ा एक पॉजिटिव नंबर ले लो वो मुझे 1 देगा, कितना भी छोटा एक नेगेटिव नंबर ले लो वो मुझे -1 ही देगा, और 0 के लिए 0। तो ऑब्वियसली 3 ही वैल्यू डिफाइन हो पा रहा है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन में क्या था, जो वैल्यू ले रहे थे मुझे वो वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि 100 लिए तो 100 डिफाइन करना पड़ेगा, 1000 लिए तो 1000 डिफाइन करना पड़ेगा, 1 लाख लिए तो 1 लाख डिफाइन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हम 1 लाख ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर में काउंट किया जा रहा है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर हो तो वो उसका वैल्यू डायरेक्टली 1 कर देंगे, और 1 लाख नहीं लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए वो 1 देता है, नेगेटिव के लिए -1 देता है, 0 के लिए 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 1 आ सकता है, या तो -1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। तो रेंज में हम क्या लिखेंगे फिर, -1, 0, 1, और उसको मैंने सेट के फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि ऐसे मत समझना कि वो हमने -1 से 0 के बीच में कुछ भी नंबर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली वो 3 ही वैल्यू मुझे देगा रिटर्न, दैट इज 1 इज -1 और 0 और 1। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। डोमेन रेंज क्लियर सबका, और जो हमने वैल्यू लिया है उसी के अनुसार उसको अगर हम ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका ग्राफ शो करना चाहेंगे, तो कैसा ग्राफ हो रहा है देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे ग्राफ को हम कैसे डिनोट करेंगे, या फिर ग्राफ इसका बहुत इजी है, लेकिन आप लोग समझना कि ये ग्राफ क्यों ऐसा हो रहा है, और ये ग्राफ को हम क्या ग्राफ बोलते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। मैंने कुछ ग्राफ में x y नहीं लिखा है, आप लोग उसको थोड़ा मार्क कर लेना। देखो 0 के लिए उसका 0 हो रहा है वैल्यू, ठीक है। 1 के लिए कितना होगा, अगर 1 2 3 तक मैं ले आऊँ, यहाँ पे -1 -2 -3 तक ले जाऊँ, उतना तक दिखाऊँ, और अगर मान लो ये 1 2 है, ये -1 -2 है, ठीक है। तो 1 के लिए बच्चों को कितना देगा, मुझे 1 देगा, 2 के लिए भी कितना देगा, 1 देगा, 3 के लिए भी कितना देगा, 1 देगा, 100 के लिए भी कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। और -1 जब हम आ जाएंगे तो मुझे -1 देगा, -2 के लिए -1, -3 के लिए कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए वो कितना देगा, मुझे -1 देगा। तो मुझे क्या फील हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा ग्राफ, ये पूरा ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और 0 के लिए कितना हो रहा है, 0। तो हमको क्या लग रहा है कि ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ना। बट जब बच्चों हम f ऑफ 0.5 लेंगे कितना देगा देखो, और f ऑफ -0.5 लेंगे कितना देगा, मुझे बताओ, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। जब हम 0.5 लेंगे, 0.5 भी एक पॉजिटिव नंबर में काउंट किया था, 0 से थोड़ा भी अगर बड़ा लेंगे वो पॉजिटिव हो गया, उसके लिए मुझे कितना रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। और जब हम 0 से थोड़ा सा लेस लेते हैं, लेकिन -0.5, तो उसके लिए वो वैल्यू डायरेक्टली चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, -1। हमेशा याद रखना सिग्नम फंक्शन में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 देगा मुझे, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो वो मुझे -1 देगा। तो जब हम 0.5 तक आ गए तो उसका ग्राफ और थोड़ा इधर में आ गया, और थोड़ा क्लोज आ जाएगा तो और थोड़ा आ जाएगा, या ऐसे आता जाएगा। बट जब हम 0 में पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली 0 में पहुंच जाएगा, तो 0 का वैल्यू 0 हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है ना, यहाँ पे एक नोड दिया जाता है। नोड का मतलब क्या है, ऐसे सर्कल बनाया जाता है, मतलब वो पॉइंट में वो डिफाइन नहीं है, 0 पॉइंट में वो डिफाइन है, 0 पॉइंट में डिफाइन कहाँ पे है, 0 में डिफाइन है। तो इसके लिए ये ग्राफ आके कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये यहाँ तक ही रहेगा, और ये जाके यहाँ तक रहेगा, क्योंकि टच नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट में डायरेक्टली 0 हो रहा है, और 0 पॉइंट में 0 हो रहा है। तो ये कभी भी कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा बच्चों। अभी बात आता है कि कंटिन्यूस ग्राफ क्या है। कंटिन्यूस ग्राफ का मतलब क्या है, मान लो आप लोग जैसे v किए,
मॉडुलस फंक्शन, वो कैसे चला, कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे करके हमने लिफ्ट कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है ये हम 12th में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए जान लो कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन अगर एक ग्राफ हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर पेन को बिना उठाए अगर हम उस एक ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे देखो हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, हमने स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, हमने फिर क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आप लोग बताएं ऐसे करके ऐसे, तो इस सब को ग्राफ को हम क्या बोलते हैं ना, कंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ को फिर क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो ग्राफ रहता है बच्चों, ये जो हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ उसको हम क्या बोलते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, अगर हम जब एक ग्राफ को ड्रॉ करें और वहाँ पे पेन हमको उठाना पड़ रहा है, मतलब पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उस टाइप का ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हम ऐसे गए, फिर उठाना पड़ा जीरो में, फिर से उठा के तो ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना, तो ग्राफ को हम ब्रेक करके करना पड़ रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, जो कि 12th में पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में। और कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जब रहता है उसमें कंटिन्यूस फंक्शन में कैसे हम कंटिन्यूस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिसकंटिन्यूस में कैसे हम डिसकंटिन्यूस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो 12th का पढ़ाइए। सो आई होप बच्चों ये सिग्नम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो से लेस के लिए -1 देता है, जीरो से ग्रेटर के लिए 1 देता है, जीरो के लिए 0 देता है। फिर हमने उसका कुछ पॉइंट्स लिया, उसका डोमेन हम ऑल पॉसिबल इनपुट्स अगर R होगा ऑब्वियसली कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट जब रेंज लेंगे तो 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 0 1, एक बार 1 करेगा, एक बार -1 करेगा, एक बार 0 करेगा। ऑल पॉजिटिव के लिए 1, ऑल नेगेटिव के लिए -1, ऑल 0 के लिए मतलब 0 के लिए 0, ठीक है। तो 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट इज -1 0 1, सो दैट इज वाई रेंज विल बी -1 0 1, कोडोमेन तो R ही होगा। एंड कुछ हमने ग्राफ देखा और वो क्यों डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो रहा है मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। तो बच्चों एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे राइट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में लिख दिया, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमको उसको कैसे रखते हैं, f(x) ब्रैकेट x के फॉर्मेट, उसका जो नोटेशन होता है बच्चों वो ब्रैकेट x के फॉर्मेट रहता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे f(x) mod x लिखते थे, वैसे f(x) कहीं पे ब्रैकेट x लिखा होगा तो दैट मीन्स दैट इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखा है, पॉइंट में लिखा है, कुछ नंबर में इंटीजर्स में लिखा है, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में। तो f ऑफ 0.5 तो 0.5 का ब्रैकेट, जहाँ पे 0.5 का ब्रैकेट लिखा हुआ दैट मीन समझना कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका निकालना है। तो सबका ऐसे लिखा हूँ, पहले आप लोग उसको लिख लो, फिर हम डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं हम। तो बहुत ही ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, उसके लेफ्ट साइड में ध्यान से, मतलब ट्रिक है ये कि उसके लेफ्ट साइड में जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगा, इसके लेफ्ट साइड में जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगा दैट इज नोन एज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वैल्यू वी कैन से। सो क्या वैल्यू रहेगा, जैसे कि देखो 0.5 यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो 0.5 के लेफ्ट में कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। सो दैट इज वाई 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन आएगा, 0। 1.5 कहाँ पे रहता है बच्चों, 1 और 2 के बीच में, तो उसके लेफ्ट में कौन आएगा, 1, तो इसका हो गया 1। 1.9 कहीं यहीं पे रहेगा, उसके लेफ्ट में कौन आ रहा है, 1। उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू रह रहा है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। 2.5 इन 2, 3.5 9, 2.5 यहाँ पे रहता है, 2.5 के लेफ्ट साइड में 2, 3.9 यहाँ पे रहता है, उसके लेफ्ट में, ठीक है ना। जब -1.2 करेंगे तो इसका -1 नहीं होगा, देखो -1.2 कहाँ पे रहता है, -1 और -2 के बीच में, बट यहाँ पे जब पॉइंट हो गया उसके लेफ्ट में कौन आ गया, -2 आ गया, दैट्स वाई इट इज गिवन बाय -2। फिर -3.2 किसके बीच में आ रहा है, -3 और -4 के बीच में, उसके लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, -4। सो -3.4 का कितना आ रहा है, -4। और इंटीजर वैल्यू देगा तो वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंटीजर्स के ऊपर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एंड दैट इज द प्रोसेस और वर्किंग रूल ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए हम ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब समझने के लिए लेफ्ट इंटीजर, मतलब उसका वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा याद रखेंगे कि जो भी पॉइंट है, जो भी जिसका भी निकालना है उसका लेफ्ट इंटीजर, और अगर इंटीजर दिया है तो इंटीजर ही निकालेंगे, बट जो भी पॉइंट में अगर दिया होगा तो उसका लेफ्ट साइड का इंटीजर जो होगा वो देगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों देखो डोमेन में क्या हो सकता है, फिर ध्यान से सोचो, डोमेन हमारा क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर, क्योंकि कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, हम पॉइंट में ले सकते हैं, हम डेसिमल ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं, बट रेंज कितना होगा बताओ, थोड़ा सा चेक करो बच्चों, जितना भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिया सब वैल्यू हमारा क्या में निकले, कभी भी ये पॉइंट में निकलेगा क्या कि एज द नेम सजेस्ट इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स ये हमेशा हमको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट्स व्हाई द रेंज विल बी z। इंटीजर मीन्स सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z, तो वो हमेशा मुझे कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बट वो जब हमको रेंज में देगा तो वो हमेशा मुझे लेफ्ट साइड वाला इंटीजर वैल्यू देगा, एंड दैट इज व्हाई द रेंज विल बी दैट इज
set of all integers. Is that clear बच्चों? So that is why the domain is R and the range of the greatest integer function is always equal to Z. ये बच्चों याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना. तो दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अभी उसके ग्राफ में आता है, रेंज हमने निकाल लिया, डोमेन हमने निकाल दिया, उसका पॉइंट्स हमने लिख दिया, उसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, लेफ्ट साइड का इंटीजर. बस इतना ही तो समझना है, सिंपल कॉन्सेप्ट. अभी उसका ग्राफ में ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना. ये हमारा जीरो, थोड़ा बड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, 1 2 -1 -2, ठीक है. और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2. ध्यान से अगर चेक करेंगे तो जीरो के लिए बच्चों कितना होगा, जीरो के लिए तो जीरो होगा, बट जीरो से थोड़ा ऊपर के लिए, जीरो से थोड़ा ऊपर के लिए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसके लिए भी जीरो होगा. जीरो मतलब इतना तक हमारा जीरो तक चलेगा. ध्यान से देखो, अगर मैं उसको ब्लैक पेन में आप लोगों को करके दिखाऊं तो जीरो में भी जीरो होगा, 0.1 में भी जीरो होगा, 0.2 में भी जीरो होगा, 0.3, बट पर्टिकुलर 1 पॉइंट में वो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा. फिर 1 से चलेगा चलेगा चलेगा, फिर यहाँ पे नोड दे देंगे, फिर 2 में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. फिर 2 से चलेगा 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 3 पॉइंट में यहाँ पे नोड दे देंगे. नोड मतलब वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा ऐसे. वैसे नीचे में भी कैसे कितना आ जाएगा देखो, अगर मैं जीरो से थोड़ा कम लूँ वो -1 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम नोड दे देते हैं, यहाँ से चलेगा इतना तक. फिर यहाँ से नोड दे देंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली -1 पॉइंट में, -2 पॉइंट में वो चला जाएगा इधर. देखो जीरो और जीरो से जीरो पूरा 1 से लेस तक का जितना पॉइंट के लिए वो जीरो होगा. फिर -1 से जीरो से थोड़ा लेस के लिए वो सब के लिए वो -1 होगा. फिर -1 से थोड़ा छोटा के लिए वो -2 होगा. ऐसा करके जाएगा ऐसे. तो देखो जो फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है वो कुछ ऐसा स्टेप फंक्शन की तरह डिफाइन हो रहा है. सो दैट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बच्चों, स्टेप फंक्शन करके भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज हम डिफाइन करते हैं. जीरो से 1 के लिए परफेक्टली वो 1 हो जाएगा, और 1 से फिर 2 तक हमारा 1 चलेगा. फिर जब 2 में पहुंच जाएगा तो 2 हो जाएगा. फिर 2 से 3 तक 2 चलेगा. फिर जस्ट जब 3 में पहुंच जाएगा तो 3 से फिर 3 चला जाएगा, वैसे माइनस नेगेटिव में. तो ऐसा करके स्टेप फंक्शन वो चलता रहता है. दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर आल्सो सेड टू बी स्टेप फंक्शन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, योर सम कॉन्सेप्ट, इट्स डोमेन इन रेंज एंड इट्स ग्राफ, ठीक है. सो आई होप कि बच्चों जितना भी आज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छे से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. और हमने जो लास्ट 3 हमने पढ़ा, दैट इज योर मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों का मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और बहुत जगह में वो यूज भी होता है. देन अगर इतना तक समझ में आ गया, और अगर नहीं भी समझ में आया तो रिवाइंड करके आप लोग फिर से देख सकते हो, ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों का थोड़ा सा भी नहीं रहे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही. फिर सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड so many concept and we have discussed so many concept about the types of function and its graph, its domain, its range. बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया आज वाला में कॉन्सेप्ट ने. आई होप कि सबको ही बहुत ही अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हो तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग नोट्स को बना लो, और नोट्स को बनाने के बाद उसको अपडेट कर लो, ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रहेगा. और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा, जिसमें कि हम डिफाइन करेंगे हमारा रेशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, वो लास्ट वाला पार्ट लेक्चर नंबर 5 में डिफाइन करेंगे. तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. जय जगन्नाथ.